सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं और वो भी कंप्यूटर के क्लास में। आपको पूजा मैडम की आदत पड़ चुकी है, वीडियो उन्हीं का देखना है, क्लास उन्हीं का देखना है। बट स्टिल कोई बात नहीं, आज मैं कंप्यूटर आपको पढ़ाता हूं। आई होप आपको उतना ही पसंद आए जितना पूजा मैडम की क्लासेस आपको पसंद आती हैं। तो आज का ये वीडियो कंप्यूटर के ऊपर है। मुझे जहाँ तक लग रहा है 4 से 5 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी उसके बाहर नहीं आने वाला है। वीडियो प्लस पीडीएफ आपको दोनों टेलीग्राम ग्रुप में तो मिल ही जाएगा। बाकी सब कुछ जैसा ही पूजा मैम के क्लासेस में रहता है उसी तरीके से हम चलेंगे और वीडियो के बाद आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्लास है हमारी आज की और कंप्यूटर की अच्छे से चीज़ें डिटेल में देखने हैं। आज हम बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिसको कुछ आइडिया नहीं होता उनके लिए है। देन बेसिक के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एडवांस लेवल पे आएंगे। तो ये लेक्चर 1 है। नोट्स अगेन पूजा मैडम ने ही बनाया है। ठीक है, ये हमारे मेंबर्स हैं। आप लोग के बहुत लगते हैं कि सर मेंबर्स के लिए आपने क्यों ऐसा स्कीम बनाया हुआ है। देखिए, हमको भी फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको भी फाइनेंशियली चीज़ें चाहिए होती हैं। चीज़ों को करने के लिए, काम करने के लिए स्टूडियो है, पीछे कंप्यूटर चल रहा है, एडिटर होता है, ये लाइट्स है, बिजली का बिल देना होता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं किसी भी चीज़ को ऐसा करने वाला हूँ कोई भी क्लास की ये पैसा नहीं दोगे तो नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन 1-2 दिन जो है ना हम डिले कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि कुछ बच्चे जिनको लगता है कि नहीं मुझे 1 दिन भी डिले नहीं करना, मेरे पास पैसे है मैं पे कर देता हूँ, तो उससे हमको फ़ायदा मिल जाता है। तो जैसे कि ये सारे बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चों ने मेंबर्स हैं ये हमारे। इनको कुछ बहुत कुछ नहीं मिलता है मेंबर्स को, लेकिन एक सपोर्ट करने के लिए बच्चे करते हैं और हमको भी क्या होता है फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो इन सब बच्चों को थैंक यू है हमारी तरफ से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे कंटेंट डलते रहेंगे। नाबार्ड के ऊपर भी वीडियो आने वाला है और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, यूपीएससी के अंदर जो हमारी लेबर कमिश्नर वाली जो पोस्ट है उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, इसी साल आएगा। उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए हम लोग कंप्यूटर की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए यहाँ पर क्या है ना, कीवर्ड पकड़ना है। कंप्यूटर क्लासेस के अंदर आपको कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा, कीवर्ड को दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कीवर्ड्स ही बेसिकली आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूज़र। इसके अंदर यूज़र ही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि यूज़र भी उसी सिस्टम का पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर सिस्टम आएगा तो उसके अंदर यूज़र ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आप मोबाइल में, आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हो या तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर और लैपटॉप तो कंप्यूटर ही है। आप मोबाइल में देख रहे होगे ना तो वो भी एक कंप्यूटर है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल का एग्जाम्पल लूँगा ताकि ज़्यादातर बच्चों को समझ में आए कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, मोबाइल का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग काम करने वाले हैं। तो एक मोबाइल है, पड़ा हुआ है, बिना यूज़र के तो कोई वैल्यू नहीं है ना उसकी, अगर उसको कोई यूज़ करने वाला नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़र की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी एक कंप्यूटर की होती है। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या, कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकें, पकड़ सकें, वो हार्डवेयर है। जैसे ये माइक आपको दिख रहा होगा, ये भी मेरे सिस्टम का एक हार्डवेयर है, क्योंकि मैं इसको पकड़ सकता हूँ। आपको एक कैमरा दिख रहा होगा, ये भी एक हार्डवेयर है। ये लाइट्स, ये भी हार्डवेयर है। लैपटॉप पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, वो भी एक हार्डवेयर है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप छू सकते हो वो सब कुछ हार्डवेयर है। एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से टाइप करते हो, एक हार्डवेयर है। माउस, माउस को आप यूज़ करके आप अलग अलग प्रोग्राम्स पे जाते हो, एक हार्डवेयर है। मॉनिटर, मॉनिटर का एक हार्डवेयर है, बिल्कुल हार्डवेयर है। वहाँ से आपको चीज़ें दिख रही हैं, आपको हार्डवेयर है वो। सीपीयू, प्रिंटर, सब कुछ एक हार्डवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर होते हैं और यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, कुछ कुछ पॉइंट्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। मोस्टली बच्चों के लिए नहीं होंगे, बट किसी किसी बच्चों को फंस सकते हैं। जैसे मैं इनपुट डिवाइस का आपको एग्जांपल देता हूँ। सामने है इनपुट डिवाइस, मतलब ऐसे डिवाइस है जिसको मैं इनपुट कर सकता हूँ, जिसको इनपुट करने के लिए यूज़ करता हूँ। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन को लेकर के हम लोग चलते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, मोबाइल फ़ोन खुद एक हार्डवेयर है, तभी आप उसको पकड़े हुए हो। आपको अपने मोबाइल से बातें करनी है। कैसे बात कर पाओगे आप, माइक से। यूट्यूब पे जाओगे, माइक का बटन दबाओगे, माइक से बोल दोगे कि मेरा ये वीडियो प्ले कर दो, नोवर निखिल क्लासेस की वीडियो चला दो। तो माइक आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया, आप उससे बात कर सको, उसके लिए एक यंत्र हो चुका है। वैसे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में आपको कुछ भी करना है, एक कीबोर्ड तो चाहिए, एक माउस तो चाहिए। क्या करते हैं हम उससे, कीबोर्ड से टाइप करते हैं। मैं आपको बोल दूँ 100 पेज का एक ऐसे टाइप कर दो, कैसे टाइप करोगे, कैसे इनपुट दोगे, कीबोर्ड से
टाइप करके। माइक भी एक हो सकता है कि माइक से मैं रिकॉर्ड कर सकूं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस से यूज़ करूंगा, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस हैं। डाउट कहाँ पे आएगा? डाउट आएगा आपका, मैं एक बार आउटपुट डिवाइस भी आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ आपको ट्रिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे डिस्प्ले, आउटपुट डिवाइस कि मैं तो इनपुट आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने अपने मोबाइल खोला, मैंने उसके माइक पे क्लिक किया, या फिर मैंने कीबोर्ड पे टाइप कर दिया कि नो और की क्लासेस मुझको देखनी है, और वहाँ पर क्या हुआ? वीडियो प्ले हो गया। वीडियो प्ले क्या चीज़ पे हो रहा है? डिस्प्ले पे। डिस्प्ले से मुझे दिखता है, तो डिस्प्ले क्या हुआ हमारा? आउटपुट डिवाइस, आउटपुट देने वाला। डिस्प्ले से मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं कंप्यूटर पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, डिस्प्ले से मैं थोड़ी ना बताता हूँ कुछ भी। डिस्प्ले से मुझे वीडियो दिखता है, तो डिस्प्ले एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर से मुझे आवाज़ आती है, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। माइक जो कि एक इनपुट डिवाइस था। ठीक है, यहीं पर एक डाउट आता है कि आपका एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन को तो यूज़ करके आप बता रहे हो ना मोबाइल को कि क्या करना है, और उसी स्क्रीन से देख भी रहे हो, तो क्या करोगे एग्जामिनेशन में? आ गया टच स्क्रीन, तो क्या वो इनपुट होगा या फिर आउटपुट होगा? तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन हुआ कि टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन का यूज़ करके तो मैं बता रहा हूँ ना, यूट्यूब ऐप मुझे चाहिए, या फिर टाइप कर रहा हूँ और फिर मैं वीडियो भी उसी के अंदर देख रहा हूँ। तो सर ये हुआ क्या? एग्जाम में सपोज करो आपका क्वेश्चन आता है कि टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर क्या है? तो वहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस सिलेक्ट करना है, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है टच स्क्रीन। ऐसी स्क्रीन जिसको टच किया जा सके उसको हम इनपुट डिवाइस ही कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि इनपुट आउटपुट दोनों दे दे, लेकिन दोनों देता है तो आपको इनपुट सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में लिखा गया है बोथ, जो कि यही लिखा जाएगा, तो आपको बोथ सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो दोनों की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि एक इसके अंदर हल्के में नहीं लेना, ट्रिक क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको गूगल करके इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट ज़रूर एक बार पढ़नी है, और आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट भी एक बार ज़रूर पढ़नी है। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब आपके, ये सब हम हार्डवेयर का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आप लेते हो तो देखते हो ना 128 GB है, 256 GB है, तो वो कहाँ है? एक हार्ड डिस्क के अंदर रिकॉर्ड होता है वो सब कुछ, वो भी एक हार्डवेयर है। तो बस वही है, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है वो आपका स्टोरेज डिवाइसेस है, यानी आपका हार्ड डिस्क है। उसके एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया हार्ड डिस्क। एक पेन ड्राइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप डेटा डालो। प्रोसेसिंग यूनिट इन सारे चीज़ों को जो प्रोसेस करता है, मतलब मैं मोबाइल को बता रहा हूँ कि आपको ये वीडियो चलाना है, फिर उसके बाद मोबाइल उसको समझता है कि अच्छा ये कह रहा है, या फिर उसको मैं माइक से बोलूँ चाहे टाइप करके बोलूँ, फिर उसके बाद वो वही वीडियो ढूंढ करके मुझे देता है और फिर मुझे डिस्प्ले पे दिखाता है। फिर अगर मैं धूप में देख रहा हूँ तो डिस्प्ले ब्राइट कर देता है, घर में देख रहा हूँ तो नॉर्मल कर देता है, और फिर स्पीकर को भी बोलता है कि आपको भी इसी के साथ सिंक में बजना है। इस सब कुछ करता कौन है? वो आपका करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। इसलिए आप मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, देखते हो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। अच्छा क्यों होना चाहिए? ताकि वो चीज़ें फास्ट कर सके, इफिशिएंटली कर सके, है ना। तो ये आपका हो गया सारा का सारा हार्डवेयर डिवाइसेस। अब हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर पे। अब मान लो मैं आपको एक मोबाइल दे दूँ, सबसे अच्छा उसके अंदर हार्डवेयर दे दिया, कैमरा डाल दिया, सब कुछ भर दिया उसके अंदर, स्क्रीन भी डाल दी, लेकिन उसके अंदर तो कुछ चल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मतलब सॉफ्टवेयर मतलब मैं खाली चार्ज भी चलो ख़त्म कर देता हूँ उसका, तो भी वो डिवाइस किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर जाएगा कहाँ? हार्डवेयर में तो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जैसे शिव पार्वती को बोलते हैं ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, वैसे ये है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे आप अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होगे तो एंड्रॉयड 16, एंड्रॉयड 15, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, वो भी हम लोग नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम में हो सकता है कि किसी ऑप्शन में इंस्ट्रक्शंस दे दे और किसी में ना दे, या फिर बोल दे ऐसा सॉफ्टवेयर इज अ इंस्ट्रक्शन, ये कोई स्टेटमेंट आ जाए, आपको लगे यार इंस्ट्रक्शन तो नहीं होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, तो आप गलत कर दोगे। तो ये दोनों कीवर्ड आपको याद रखने हैं, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे हम लोग आते हैं। सॉफ्टवेयर 3 तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों को ही समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब
मुझे कुछ भी यूज़ करना है या फिर जो भी मेरे हार्डवेयर है उन सबको सिंक में जो रखता है, मतलब मैं एक अपना फ़ोन खोलूँगा और उसके अंदर कैमरा का आइकन यहाँ दिखेगा और जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो उसके अंदर फ़ोटो खींचने के लिए वाइट बटन होगी जो कि सेंटर में दिखेगी। ये सब कुछ जो डिसाइड कर रहा है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बिना कुछ भी काम नहीं करता, ना ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना ही और कोई भी सॉफ्टवेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम में आता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही जाना है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजेस। कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है हार्डवेयर को, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कुछ भी हो सकता है। यूट्यूब इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी किसी एक काम को करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में हो चाहे कंप्यूटर में जैसे पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ रीडर, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए, है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब किसी भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी हो, जिसकी ज़रूरत हो, जैसे आपका एंटीवायरस हुआ, ठीक है, जैसे आपका डिस्क क्लीनअप हुआ, है ना। ये किसी एक यूज़ के लिए नहीं होते कि आपको डिस्क क्लीनअप को यूज़ करके वीडियोस देखेंगे आप पढ़ाई कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनका एक बेसिक फंक्शन होता है जो कि मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका है डेटा। हमने सॉफ्टवेयर देख लिया, हमने हार्डवेयर देख लिया, अब हम लोग आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे जो कि डेटा। डेटा मतलब रॉ फैक्ट्स, फिगर्स जो कि हमको कंप्यूटर में डालते हैं और वो स्टोर होता है। वो स्टोर होता है तो वो डेटा बनता है। सेल्स की फिगर हो गई, जैसे पीडीएफ हो गई, ये भी एक डेटा हो गया। जब मैं टाइप करता हूँ और जब ये स्टोर हो जाता है तो ये डेटा बन जाता है। उसके बाद क्या है? पीपल, यूज़र्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे यूज़ करने के लिए तो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद क्या है? प्रोसीजर्स, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर एक कोई भी टास्क को जो कंप्यूटर सिस्टम में उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग देते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा फंक्शंस यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर क्या है? इनपुट यूनिट, आपको भी बताया चाहिए था मैंने, ठीक है। उसके अंदर हमने हार्डवेयर में पढ़ा था, अब हम लोग इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है? एक्सेप्ट डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन। मतलब इनपुट कुछ भी हो सकता है, मैं कोई आपका डेटा दे दूं, कोई आपको मैं इंस्ट्रक्शन बोल दूं कि आपको ये काम करना है, या फिर मैं कंप्यूटर को बोल दूं ये वाली वीडियो मेरे लिए सर्च कर दो। तो अब तो हम हार्डवेयर पढ़ रहे थे कि माइक का यूज़ करके मैं ऐसे आपको करना है, लेकिन अब माइक को छोड़िए, अब सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे। तो मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिया उसको हम लोग इनपुट यूनिट बोलेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट जो कि प्रोसेस करेगा उसी चीज़ को, सेम चीज़ है। मेमोरी यूनिट जहाँ पे चीज़ें स्टोर होंगी, आउटपुट उन सब चीज़ को प्रोसेस करने के बाद जो निकल के आएगा वो मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बस कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनके अलावा भी और हो सकते हैं, है ना। एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में इनमें से कुछ पूछ ले और एक ऑड वन दे दे, तो आपको इसलिए समझ में आना चाहिए ये चीज़, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या उसके कैरेक्टर्स हैं। जैसे आपका एग्जांपल देता हूँ, स्पीड हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग भी हो सकता है कि 100 लोगों का डाटा एंट्री कर दें, लेकिन उसको करने में मुझे 2 घंटा लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में वो चीज़ 5 मिनट में हो सकती है। 5 मिनट से वो चीज़ 5 सेकंड में हो गई है, क्योंकि चैट जीपीटी का यूज़ कर लोगे आप लोग, है ना। तो इसलिए चीज़ें ईजी कर सकें, हम लोग स्पीड से कर सकें। तो ये कि कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी, हो सकता है कि इंसान से गलत हो जाए, एक टेक्निकल टर्म भी है ह्यूमन एरर, तो गलती आपसे हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती है। इंस्ट्रक्शंस देने में भले गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके बाद स्टोरेज, आप फाइल रखोगे, आग लग गई, ख़त्म हो गई, या फिर उसकी एक लाइफ है ना पेपर की, तो यहाँ पे जो स्टोरेज आपका डिवाइस है, अगर आप उसका बैकअप क्रिएट करते हो, क्लाउड स्पेस में बना लेते हो, तो उसको आपको मिटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत एक अच्छा, इसके अंदर स्टोरेज भी आप कर सकते हो जिसका एक बैकअप भी है। उसके बाद ऑटोमेशन, कोई भी चीज़ आपको ऑटोमेशन में करना है, मतलब कि कोई भी आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। जैसे आजकल वीडियोस होते हैं लॉन्ग फॉर्म के, उसको आप किसी एआई में डाल देते हो और वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स बना देता है, तो ये ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका होता है वर्सिटैलिटी, मतलब कि एक ही काम नहीं, मैंने कंप्यूटर लिया, हो सकता है कि मैं यूट्यूबर भी हूँ और मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूँ, हो सकता है कि मैं एक टीचर भी हूँ और पावर पॉइंट भी बनाता हूँ, और उसके बाद मैं वो लैपटॉप दे दूँ अपने बच्चे को, वो उससे पढ़ाई भी कर लेगा। तो मल्टीटास्क होता है, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपका क्या है, डिलीजेंस, मतलब बोर नहीं होता कंप्यूटर, थकता नहीं है, बूढ़ा ज़रूर होता है, पुराना ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा ना कंप्यूटर कि यार मेरा 7 बजे की शिफ्ट खत्म हो गई, अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें नहीं है कंप्यूटर के अंदर, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स है। इसमें और चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि ऑड वन आपको आउट करना है। अगर नहीं भी पता हो पहले से तो ऑड आपको देखना है क्या है, उसको आउट करना होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपका कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। जैसे आपने कंप्यूटर को बोला इनकम टैक्स मेरा कैलकुलेट करो, आपने कंप्यूटर उठाया, क्रोम एप्लीकेशन खोला, उसके अंदर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गए और वहाँ पे इनकम आपने टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो आपने क्या इनपुट किया? आपने इनपुट किया अपना इनकम, मेरी कमाई इतनी है 10 लाख 20 लाख, मुझे टैक्स बता दो। तो आपने इनपुट डेटा दिया उसको, जो कि आपका इनकम था। प्रोसेस, प्रोसेस क्या है आपका? सॉफ्टवेयर कैलकुलेट टैक्स, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो टैक्स को कैलकुलेट करेगा, यही प्रोसेस है। उसके बाद आपको आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा? आपका टैक्स टैक्स कैलकुलेट करके, किस फॉर्म में? डिस्प्ले के फॉर्म में। मोबाइल में यूज़ करो चाहे कहीं पे भी यूज़ करो, डिस्प्ले के फॉर्म में आपको मिलेगा ना, हाँ आपका इतना टैक्स हुआ। उसके बाद स्टोर, आपने वो फाइल डाउनलोड कर ली, वो आपकी फाइल डाउनलोड हो गई, आपने उसको स्टोर भी कर लिया, अब आप उसको कई बार यूज़ भी कर सकते हो। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, एक आपको प्रोसेस समझ में आया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे यूज़ होता है, क्या उसमें प्रोसेस रहता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है हमारा जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। कंप्यूटर जो है ना, बहुत लैंग्वेजेस में डिवाइडेड है। अच्छा, मैं बात बता देता हूँ आपको, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूँ, तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होती है, लेकिन स्टिल मैं आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तो बताऊंगा ही, साथ में आपको नोट्स तो मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ें पढ़ पाओगे। ठीक है, और वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड में भी 1.5x में भी देख सकते हो, ताकि आपको सहूलियत मिल जाए। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। देखिए, कंप्यूटर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर एक मशीन ही है ना, तो एक मशीन है, उसको काम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक पेचकस है, इसके एक स्क्रू ड्राइवर है, तो मुझे उसको घुमाना पड़ेगा। उससे मेरा बात करने का तरीका क्या है? मेरा हाथ अगर ऐसे घुमाता हूँ तो वो घूमेगा और वो नट खोल देगा। तो यही तरीका कंप्यूटर का एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। ये बहुत सिंपल था और वो बहुत टफ है। कैसे काम करता है वो कॉम्प्लेक्स मशीन? कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो काम करता है प्रोसेसर के थ्रू। प्रोसेसर में क्या लगे होते हैं? ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। आप सुने होगे ना, 9 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर निकला हुआ है, ये 5 नैनोमीटर का है, ये 14 नैनोमीटर का है। वो क्या चीज़ है? वो बेसिकली ये दिखाते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो एक जो ट्रांजिस्टर होता है, वो एक ट्रांजिस्टर तो आपको दिखने को दिख जाएगा, लेकिन एक प्रोसेसर के अंदर करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जिनका कि यूज़ किया जाता है। अब आज के डेट में तो करोड़ों की संख्या में हो गए हैं, पहले बहुत कम हुआ करते थे, तो हम ट्रांजिस्टर से बातें कर सकते थे। किस चीज़ के थ्रू बातें करते थे? तो बाइनरी एक भाषा है और उसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसी के थ्रू हम लोग मशीन से बात करते हैं। मैं आपको जब बाइनरी के बारे में समझाऊंगा ना, मतलब बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर मैं क्लास लूँगा आपकी, कैलकुलेट करना भी बताऊंगा, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में है कि मशीन से बात करना, सबसे पहले तो मशीन से ही बात करना होता है ना, तो वही है हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड जो आपको एकदम दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला जो है, नो ट्रांसलेटर नीडेड। जो भी भाषा होती है ना, सपोज करिए आप संस्कृत बोलते हो या फिर तमिल बोलते हो और मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन हम दोनों को इंग्लिश समझ में आती है, तो इंग्लिश हमारा ट्रांसलेटर हुआ। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, वो आप समझोगे, अपने दिमाग में आप तमिल में कन्वर्ट करोगे, मैं उसको अपने दिमाग में हिंदी में कन्वर्ट करूँगा और हम लोग बातें कर पाएंगे। तो ट्रांसलेटर क्या हुआ यहाँ पे? इंग्लिश। अब वो इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला एक आदमी है, सुरेश नाम है, तो सुरेश हमारा ट्रांसलेटर हो गया। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर तो मैं सीधा मशीन से ही बात कर रहा हूँ ना, ये तो मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, मशीन की अपनी भाषा है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी चार्ट के फॉर्म में भी मैं बताऊंगा, याद करा दूंगा अभी, लेकिन आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये 1010 क्या होता है, ये बाइनरी की क्लास लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाइनरी कोड बेसिकली आपको अभी इतना याद रखना है कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म में मशीन हमारी भाषा समझता है। ठीक है, वो वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर पॉइंट्स, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका ट्रांसलेटर था, आपका ईयर भी आप याद कर सकते हो, और ये मशीन लैंग्वेज आपकी मशीन की भाषा यही है, बाइनरी और फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड जनरेशन के ऊपर। सेकेंड जनरेशन हमारा क्या है? असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ट्रांसलेटर का यूज़ होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, कन्वर्ट्स असेंबलर इनटू मशीन
कोड। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होता है प्रोसेस। तो यहाँ पर असेंबलर का यूज़ होता है। अर्ली जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होता था। सपोज़ करिए कि आप मशीन हो और मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ, तो आपको मैंने बनाया है इसलिए मैं आपकी भाषा जानता हूँ, क्योंकि मशीन थोड़ी ना तमिल और तेलुगु बोल रहा है, वो अपनी नई भाषा हम बना रहे हैं। मतलब मेरी मशीन मेरी बातें समझ रही है, मैं क्या क्या करूँगा तो वैसे वैसे क्या क्या हो रहा है। मतलब मैंने एक नट घुमाया तो उस नट को घूमने से एक बड़ा नट घूमा और उसके घूमने से कुछ और हो गया मशीन के अंदर। तो ये प्रोसेस तो मैं ही जानता हूँ। इसको जनरलाइज करने के लिए सेकेंड जनरेशन आई कि मैं ऐसा बता दूंगा कि देखो ये मशीन के पीछे तो आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन आप ये समझ लो कि ए दबाओगे तो ये होगा, बी दबाओगे तो ये होगा। तो लोग ये समझने लग गए कि हाँ ये दबाने से ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे ट्रांसलेटर क्या है, आपका असेंबलर है। तो ये होता क्या है ना, हर चीज़ को बिजनेस ही बड़ा करता है और फैलाता है। तो यहाँ पर अब बिजनेस कैसे होगा, एक आदमी को मैंने बता दिया तो कैसे हो सकती है चीज़ें। तो इसी के लिए कोडिंग लैंग्वेजेस है, ताकि मैं एक परफॉर्मा बना सकूँ कि ये चीज़ें आपको करनी है, इन चीज़ों से ये चीज़ें होंगी। तब हमारा आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो आज भी यूज़फुल है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, या और आपका हाँ ये भी आपको याद रखने हैं। थर्ड जनरेशन में क्या है, सेकंड में क्या है, फर्स्ट में क्या है, आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज़ होता है, क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों में से कोई एक दे देगा तो और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एग्जाम में आपको अच्छे से याद रखना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यहाँ पे यूज़ होता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब मेरे को अगर सी प्लस प्लस आता है, मैं सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकता हूँ। जैसा मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा वैसा प्रोसेसर काम कर रहा होगा। समझ में आया आपको। तो ये एक तरीके का मेरे को फ्रेमवर्क मिल गया, अब मैं बिजनेस कर सकता हूँ। अब मैं सी प्लस प्लस सिखा दिया 1000 लोगों को, और वो 1000 के 1000 लोग मेरे कंप्यूटर पर काम करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है, अब इसी की और हाई लेवल चीज़ें आ गई। सी प्लस प्लस से काम कराना बहुत मुश्किल है, ग्राफिक्स पे भी काम नहीं हो सकते, कलर भी नहीं दिया जा सकता। तो और हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजाद हुए। एसक्यूएल आपका आया, ओरेकल आया, सैस आया, और ये बैकएंड के ऊपर काम करने लग गए। जैसे कि ये आपका है ना, यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हो गई। जैसे कि आप सी प्लस प्लस का यूज़ कर रहे होगे तो लिखते हो आप हैश इंक्लूड iostream.h या हैश इंक्लूड math.h, ये कोड हो गया। कोड का क्या मतलब है इसका, हैश इंक्लूड मतलब इंक्लूड करो मैथ, यानी मैथ की जो डायरेक्टरी है प्लस माइनस का क्या मतलब होता है उसको इंक्लूड कर दो, और फिर मैं कोड कर सकता हूँ। मैथ समझेगा अब मेरा सॉफ्टवेयर। तो समझ में आया, एक ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या इंट्रोड्यूस किया गया, अब इंट्रोड्यूस किया गया कि मेरा एक डेटा है जो मैंने कहीं पे सेव किया हुआ है, उसकी भी एक्सेस हो रही है और वो आपस में लिंक हो रहा है। ये हमारा हो गया फोर्थ जनरेशन। ठीक है, जो कि वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। इन्हीं के अंदर आजकल सुनते भी सुनते हो गए आप लोग, आईटी के जो जॉब्स है करोड़ों क्या क्या जाते हैं, वो इनके अंदर जाते हैं। हालांकि इससे भी एक नया जनरेशन आ चुका है, बट वो भी इमर्जिंग है, और ये आपका मेन है आज के डेट में। करोड़ों के पैकेज जो जाते हैं इन्हीं भाषाओं के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यानी थर्ड और फोर्थ के अंदर हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के ऊपर हम लोग आते हैं, जो कि एआई है। आजकल सबसे ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर क्या यूज़ होता है, लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है, इन चीज़ों का यूज़ होता है। मतलब लॉजिक कर सकते हो आप, सवाल पूछ सकते हो, वो भी आपका जवाब देगा, और वहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हर जगह पे फिक्स होते हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कौन कौन से यहाँ पर है, पाइथन हो गया आपका, लिस्प हो गया, एआई फ्रेमवर्क हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आप, और ये सब कुछ आपके एआई वाले में आता है। मोस्ट एडवांस, इससे एडवांस आज की डेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेटर का यूज़ होता है, कंपाइलर का यूज़ यहाँ पे नहीं होता है फिफ्थ जनरेशन में आकर के। यही आपको समझना है, ये चीज़ों को याद रखना है। रोबोटिक्स, एआई रिसर्च और न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब जगहों पे यूज़ होता है ये। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, देखो अभी इन्हीं चीज़ों को मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में बताया गया है यहाँ पर, और आपको याद करना ही पड़ेगा इसको। फर्स्ट जनरेशन क्या है, मशीन लैंग्वेज है, ये याद करना है। बाइनरी कोड इसका एग्जांपल है। ट्रांसलेटर क्या चाहिए, कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। इसके की फीचर क्या है, की फीचर आप अगर भूल भी जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सेकंड जनरेशन में असेंबली यूज़ होती है, उसका एग्जाम्पल क्या आपको सब याद करना है। एग्जाम में क्या पूछ लेगा, स्टेटमेंट दे देगा, सेकेंड जनरेशन के साथ असेंबली लगा देगा, लेकिन एग्जाम्पल में आपको कुछ और दे देगा। समझ में आपको। या फिर थर्ड जनरेशन को आपको याद होगा, हाँ कंपाइलर इंटरप्रेटर तो था, लेकिन एग्जाम्पल के अंदर जावा की जगह आपको एडीडी डाल देगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, या फिर फोर्थ जनरेशन दे देगा और कह देगा ये हाई लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि वो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए।
ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करनी है। एग्जाम्पल यही नहीं, और भी आपको रिसर्च करना है, सर्च करना है और निकाल करके याद करने हैं। और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ लग रही हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा का सारा लैंग्वेज के ऊपर। आपका इससे ऊपर सवाल नहीं आएंगे, कुछ भी आएंगे अच्छा इसके ऊपर कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, जल्दी बना के दूंगा आपको। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं किस किस तरीके के कंप्यूटर होते हैं। तो एक तो पर्पस बेस्ड हो सकता है, मतलब हो सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के लिए कंप्यूटर बना दूं, तो मेरा एक काम के लिए हो गया ना। तो पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर को किस किस हिसाब में बांटा गया है वो देखेंगे। साइज के हिसाब से, मतलब हो सकता है आप घर पे यूज़ कर रहे हो लेकिन मेरे कॉलेज में यूज़ करने वाला कंप्यूटर बहुत बड़ा हो सकता है, तो साइज़ के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद डेटा हैंडलिंग, कौन कितना ज़्यादा डेटा हैंडल कर सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पर्पस के ऊपर। पर्पस में सबसे पहला है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क ओनली। आपको बता चुका हूँ, कोई भी एक चीज़ के लिए, जैसे कि आपका खिलौना है, आपके घर में खिलौना पड़ा होगा, बैटरी डाला, वो चलता भी है और गाता भी है, उसके अंदर भी प्रोसेसर लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चलने और गाने के लिए वो लगा प्रोग्राम्ड है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक आपका टास्क हो गया। ऐसे हो सकता है कि वेदर रिपोर्ट के लिए आपने कंप्यूटर बनाया, सिर्फ और सिर्फ वही वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी एग्जांपल, वेदर फोरकास्टिंग, आपका ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है ना, वॉशिंग मशीन के अंदर जो आपका एमसीबी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, यही करता है ना, मदरबोर्ड लगा होता है। आपको समझ में आया। जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी आपका कोई भी, आप ये मोबाइल पे देख रहे हो, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, टैबलेट है वो भी है, पीसी है, आपका लैपटॉप है, जनरल पर्पस है, कुछ भी कर सकते हो आप उससे, वीडियो भी एडिट कर सकते हो, एमएस एक्सेल पे भी काम कर सकते हो सकता है पाइथन की कोडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपका हो गया। और डेटा हैंडलिंग के ऊपर क्या क्या कंप्यूटर होता है, एक है आपका एनालॉग, एक है आपका डिजिटल, एक है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड जिसमें दोनों काम होता है, एनालॉग में एनालॉग, डिजिटल में डिजिटल। एनालॉग के अंदर क्या होता है, एनालॉग बेसिकली एक आपका बेसिक कंप्यूटर है, स्पेसिफिक जो टास्क वाला कंप्यूटर था ना, आप उसी से इसको रिलेट कर सकते हो एनालॉग को। ये छोटे मोटे काम के लिए होता है, जैसे कि आपका आप बाइक चलाते हो, उसके अंदर एनालॉग मीटर लगा हुआ है, तो वो आपका एक एनालॉग, आपका जो एक कंटिन्यूस डाटा, मतलब एक ही चीज़ का डाटा प्रोसेस करता रहता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कंटिन्यूस डाटा, क्योंकि आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कंटिन्यूस डाटा, ये टर्म याद रखना है। नॉट डिजिटल, यहाँ पे लिखा है एनालॉग डाटा, कंटिन्यूस डाटा जो आपका आता रहेगा। ठीक है, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, आपको बताया अभी मैंने एग्जाम्पल, वही चीज़ है इसके अंदर ये लिखी हुई है। ठीक है, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ये मैंने आपको सेम बताया कि एक स्पेसिफिक टास्क से ही आप रिलेट कर सकते हो। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, यही है वो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं तब से ना, इतनी भाषाएं होती हैं, 5 जनरेशन आ चुका लैंग्वेज का, वो डिजिटल कंप्यूटर के लिए आया है, एनालॉग के लिए नहीं है, एनालॉग तो है ही है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर आपका है, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है 0 1, इसके अंदर यूज़ होता है, बाइनरी यूज़ होता है, पीसी, लैपटॉप, ये सब चीज़ें आपकी है इसके अंदर। हाइब्रिड क्या है, जिसके अंदर सब कुछ यूज़ होता है ना, सब कुछ यूज़ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सीपीयू खरीदा, उसके अंदर एक फ़ैन लगा होगा, वो फ़ैन तभी ऑन होगा जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर आएगा, तो आप में लगा ना, आप में एनालॉग डिजिटल दोनों यूज़ हुआ। तो ये सब चीज़ें आजकल हाइब्रिड ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से, मतलब साइज मतलब क्या, बड़ा बना दिया, अरे दिखने में बड़ा नहीं होता है, परफॉर्मेंस भी तो। मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैं इस कंप्यूटर में 1000 डेटा स्टोर कर सकता हूँ। सिर्फ डेटा की बात नहीं है, बना भी सकता हूँ और उसको स्टोर करूँगा, कंप्यूटर स्लो भी नहीं होगा। लेकिन एक मैंने कंप्यूटर उठाया जिसमें 3 प्रोसेसर मैंने लगा दिए, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर 1 लाख लोगों का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से है। माइक्रो कंप्यूटर, मोस्टली जो आपके मोबाइल फ़ोन है, इन सबको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में डालते हैं। मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया। ठीक है, तो जो भी आप लैपटॉप अगर घर पे यूज़ कर रहे हो वो, या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होगे, कॉलेज वगैरह में भी मोस्टली यूज़ कर रहे होगे, सब कुछ माइक्रो आता है, यानी आप सब कुछ एकदम इनिशियल फेज़ का स्टार्ट कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, कुछ भी आप एडवांस यूज़ नहीं कर रहे हो। अब आता है सेकंड, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के अंदर क्या आता है, मिनी कंप्यूटर के अंदर आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लार्ज स्केल डेटा का प्रोसेस होता है, जैसे कंपनीज़ वगैरह में लगा होता है, वहाँ पे आप देखोगे सिस्टम लगा होता है आपके, अगर कहीं काम कर रहे होगे तो ऊपर कहीं सिस्टम लगा होगा जहाँ पे आपका 1000 TB और या फिर उससे भी ज़्यादा डेटा स्टोर होता होगा, प्रोसेस होता होगा पूरी कंपनी का, तो वो एक आपका मिनी कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है, आपको गूगल सर्च करना है और खुद निकाल के देखना है मिनी कंप्यूटर कौन से हैं अभी फेमस हैं, उन सब की आपकी चीज़ें लिस्ट बनानी है। ये जो पीडीएफ है ना, इसे पीडीएफ के ऊपर आप लिख लेना ज़रूर से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। और मेन फ्रेम क्या है, मेन फ्रेम आपको बहुत बड़ी स्केल पे कुछ काम करना होता है, वो ये कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे रेलवे का सिस्टम मैनेज कर रहा है कोई। ठीक है, कोई आप अंतरिक्ष यान भी भेज सकते हो, इतना पावरफुल ये एक तरीके से होता है। तो अंतरिक्ष यान तो नहीं भेज पाओगे, लेकिन उसका जो बैक एंड का जितना काम होता है वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर पे होता है, उसके लिए तो आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है।
ठीक है। तो एक बहुत बड़े सिस्टम को बेसिकली मैनेज करता है, बैंक वगैरह को भी। ठीक है। सुपर कंप्यूटर के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर। आज के डेट में एनवीडिया ने पोर्टेबल सुपर कंप्यूटर निकाला हुआ है। अभी वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने बना दिया है। ठीक है। तो आपका ये इसका नाम है परम, सबसे इंडिया का पहला था परम नाम का। उसके बाद क्रे, फुगाकू, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं, बनते रहते हैं, पहले की जैसे नहीं है, बहुत सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया में। ठीक है। मोस्टली सारे आईआईटीज़ के अंदर सुपर कंप्यूटर्स लगे ही हुए हैं। ठीक है। और वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन, समझ रहे हो, बहुत हाई लेवल डेटा के ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। एक और टर्म आजकल ऐड हो गया है, वो है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही रेयर है। ठीक है। क्वांटम बिट्स के ऊपर काम करता है, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे गूगल के पास ही कमर्शियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के पास, गूगल के पास क्वांटम कंप्यूटर है, हमारे देश में भी नहीं है वो एक क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। वो क्वांटम बिट्स के ऊपर काम करता है। तो हमारा ये बेसिक क्लास खत्म हो गया। मैं एक बार पीवाईक्यू आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आए। बेसिक क्वेश्चन, ये आपको 2023 का मैंने क्वेश्चन निकाला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस। मैं ये कहता हूँ कि 8 के 8 फ्री के हैं। आपको इनको पढ़ने के लिए मेरी 5 क्लास 4 क्लास जितनी भी लगेगी, ये देखना है, पीडीएफ पढ़ना है, इतने से आपका सारा कंप्यूटर का काम निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, CD रोम इज़ अ, क्या चीज़ है इसके अंदर। इसको मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को पता होगा। नहीं भी पता होगा, मैं एक वीडियो ज़रूर अभी लेकर के आऊँगा इसके बाद। या तो अभी देखिए, मैं एसक्यूएल के ऊपर एक मेरी पीडीएफ रेडी है, तो एसक्यूएल, या तो नेक्स्ट वीडियो एसक्यूएल के ऊपर होगा, नहीं तो बैंकिंग आपको कंप्यूटर टर्म्स के ऊपर होगा, जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका कवर करूँगा मैं, CD रोम का। इसके जैसे सैकड़ों टर्म्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उस सारे टर्म्स को मैं उसके ऊपर कवर करूँगा। तो ये 4-5 वीडियो बनेगी, कंप्यूटर आपका कवर हो जाएगा। वेब, ये भी उसके अंदर आपको बताऊंगा। ब्लूटूथ, ये भी उसके अंदर बताऊंगा। तो ये आपका कंप्यूटर टर्म्स हैं, जिसको आपको जो नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। ठीक है। बट ये है बहुत बेसिक, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले स्लाइड मैंने आपको बेसिक फंक्शन बताया था ना। लग रहा होगा अरे आसान है सर, क्या है, लेकिन वही बताया था मैंने, कीवर्ड्स याद रखने हैं, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा, बताया था ना क्या काम है, एक्सेप्ट करना, इनपुट लेना, है ना, और फिर उसी डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देना, तो स्टोर करना। अब जहाँ पर भी डेटा होगा, अगर मैं डेटा आपसे लिया हूँ तो कहीं ना कहीं तो रखूँगा ना, हवा में थोड़ी रहेगा, तो स्टोर करना भी एक बेसिक फंक्शन है। एक्सेप्ट करना इनपुट, बिल्कुल पहला और आपका तो ये सेम ही हो गया। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करके प्रोसेस करना, स्टोर करना, ये तो है ही, इनके बिना तो कंप्यूटर ही नहीं है। लेकिन ये क्या लिखा है, स्कैन करना टेक्स्ट को, ये ऑड लग रहा है, बोला था ना ऑड वन आउट आपको करना है, यही आपका ऑड है। स्कैन करना टेक्स्ट को, ये कोई बात ही नहीं है, स्कैन करना तो कोई फंक्शन भी नहीं है ना। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं। देखिए बाइनरी कैलकुलेशन का आपको आया हुआ है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो तो बताया ना 4-5 वीडियो बनाऊंगी, उसी के अंदर हर वीडियो में ये चीज़ें कवर आपकी हो जाएंगी। ये आपको IP एड्रेस के बारे में बताया, ये बाइनरी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ठीक है। ये आपका देखोगे कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड है, CHK DS के कमांड प्रॉम्प्ट का, ये आपका बेसिक कमांड है, आपको क्लीन डिस्क करना होता है तो ये आप यूज़ करते हो। हालांकि कंप्यूटर यूज़ करते हैं बच्चे, बेसिक चीज़ें नहीं आता होगा कोई बात नहीं, जब मैं आपको बताया ना ये टर्म वाले बताऊंगा तो उसी के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो कंप्यूटर की पहली क्लास ये थी, बेसिक आज कवर हो गया है, बेसिक सब कुछ आपको समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो भी आपकी आएगी वो थोड़ी एडवांस होगी, समझना मुश्किल होगा, और वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।